नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज का विषय कहने से पहले एक बात की सूचना आपको दे दूं, जिसकी चर्चा समाचार चैनलों पर कहीं नहीं दिखी, क्योंकि पूरा समाचार नीतीश कुमार के पलटने की स्पीड, पलटने की तरीका, पलटने के प्रकार और कब, कहां और कैसे पलटे, इसी की वृत्तांत बताने में रहा। मैं भी उनके पलटने पर ही चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात आपको बता दूं। मित्रों, एक अहम सूचना प्राप्त हुआ। आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के जमाने में, जब आदरणीय मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री भी थे, मतलब आपको ध्यान होगा कि जेईएम कांड के बाद, जेईएम के अलग हटने के बाद जब शिबू सोरेन साहब कोयला मंत्री से हटे, तो आदरणीय मनमोहन सिंह साहब कुछ दिन तक कोयला मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मतलब देश के प्रधानमंत्री भी थे और कोयला मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। कोयला मंत्री के रूप में उन्होंने कोल सचिव बनाया था श्री हरिश्चंद्र गुप्ता को, HC गुप्ता। आप उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर थे। आर्थिक मामलों में तो बहुत ज्यादा ईमान बेईमान टाइप की छवि नहीं थी, लेकिन इतनी छवि जरूर थी कि हरिश्चंद्र गुप्ता ने कितने लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के महकमे के कई लोग आपके वजह से आत्महत्या कर लिए हैं। ये खबरें भी समय समय पर निकलती आई। आज उसी हरिश्चंद्र गुप्ता को महाराष्ट्र के एक कोल आवंटन घोटाले के मामलों में संलिप्तता पाई गई, जिसके वजह से उनको कारावास हुआ, 3 साल की सजा सुनाई गई। उनके संयुक्त सचिव को भी 2 साल की सजा हुई है। उस आवंटन के मालिक को भी 4 साल की सजा हुई है और 4-5 लोगों को और सजा हुई है। इसी मामलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ईमानदार प्रधानमंत्री और कोल मंत्री को भी सजा हुई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान ने उस स्टे ऑर्डर को तुड़वाने के लिए कोई पहल नहीं किया। यहां तक कि अपने मतहत आने वाले CBI केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके विरुद्ध चलने वाले केस को क्लोजर रिपोर्ट दिलवाने का दबाव दिया और CBI ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरुद्ध कोई केस ना चला करके क्लोजर रिपोर्ट दे दिया कि वी हैव नो एनी एविडेंस अगेंस्ट मनमोहन सिंह, सो कोर्ट केस विल बी क्लोज्ड। वो लिखा जाता है ट्रीटेड एज ए क्लोज्ड। मतलब जिस केस पर उसके सचिव को सजा हुई है, उसी केस पर उसके मंत्री को सजा न हो पाया। ये राजनीति में सुचिता है, राजनीति में मिली भगत है, या तेरी चुप मेरी चुप की प्रवृत्ति है। आप इसका आकलन लगाते रहिएगा। जो अगला मेरा संबोधन है वो इसी के इर्द गिर्द है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। दूसरा और महत्वपूर्ण घटना हुआ कि जब हरिश्चंद्र गुप्ता साहब को पहली बार सम्मन किया गया और लगा कि इनको सजा हो जाएगी क्योंकि इनके विरुद्ध पुख्ता प्रमाण है, तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। रिवेंज लेने के तरह तरह के तरीके अपनाए जाने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस कानून को ही नन एंड वैलिड करार दे दिया, जिस कानून के अंतर्गत प्रशासनिक अफसरों के विरुद्ध कोई जांच भविष्य में अब नहीं होगी। कोई भी प्रशासनिक अफसर अगर किसी आदमी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कानून पास करता है, कोई बिल पास करता है, कोई काम करता है, कोई बेनिफिट सीधे पहुंचाता है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी उसके लिए दोषी नहीं करार दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कोई जांच नहीं होगी। आदरणीय प्रेम नाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। मतलब भ्रष्टाचार का जो जड़ है, अब उस पर भ्रष्टाचार का प्रहार नहीं होगा, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने लिए नया कानून बनवा लिया। नेता को एक दूसरे की मदद के चक्कर में कानून बने या ना बने उनको कोई फायदा नुकसान नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह को उस मामलों में सीधी सजा हो रही थी जिस मामलों में उनके सचिव को सजा हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्टे तुड़वाने के लिए कांस्टेबल तक को फोन नहीं किया कि भाई इसको किया जाए। जरूर कोई दबाव काम आया होगा, जिस वजह से मनमोहन सिंह जेल के मुहाने से वापस लौट आए।
नहीं तो आज सिनेरियो कुछ और होता। खैर, वो इसलिए किए कि कल मनमोहन सिंह की पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ऐसा कई नौबत मनमोहन सिंह के वर्तमान वाले उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ होगा। बेशक नरेंद्र मोदी बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री हो, राष्ट्र के क्षति पहुंचाने के विषय में एक बार भी सोचते नहीं होंगे। राष्ट्रभक्ति, देश उन्नति और समाज में सामंजस्य बनाने का जो मादा श्री नरेंद्र मोदी में है वो किसी में नहीं है, ये बात मानता हूँ। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए कई बार इतनी गलतियां हो जाती हैं कि किसी एक गलती पर भी आपको 2-2, 3-3 बार फांसी हो सकती है। ये स्वतः हो जाता है ना चाहते हुए। मतलब उसी तरह से जिस तरह से मैं अपनी गाड़ी लेकर के ऑफिस, कार्यालय या कहीं मिलने जाता हूँ तो न चाहते हुए भी 5-10 हत्याएं मेरे से हो जाती हैं। मतलब कोई मक्खी दब गई, कोई चींटी दब गई, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे टायर को नीचे आकर के दब गया। मैं मनुष्य को देख कर रोक सकता हूँ, मवेशी को देख कर रोक सकता हूँ। मेरे टायर के नीचे कोई छिपकली आती है, वो कहाँ दिखेगी? वो तो रगड़ी जाएगी और मरी जाएगी। उसका मौत का कारण मैं बनूंगा। उसी तरह से ना चाहते हुए, मैं चाहता नहीं था कि उस छिपकली को मार दूं, उस मच्छर को मार दूं। जब हम लोग गर्मी के मौसम में घर आते हैं तो सुबह देखते हैं तो शीशे के ऊपर सैकड़ों मच्छर मरे मिलते हैं, वो टकरा करके मरते हैं। वो मतलब बिना जाने, बिना इरादतन वो हत्या होता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री के सीट तक पहुंचने पर बिना इरादतन कई अपराध हो चुके होते हैं, गलती हो चुकी होती है, जिस पर कोई और आकर के आपके विरुद्ध सजा ना सुना दे। इसलिए आज आपका मौका आया है तो आप मेरी ढके, मैं आपका ढकूंगा, एक दूसरे का ढकता रहे। नेता को ढकने ढुकने में बचा रहा है और अफसर ने वो मुद्दा ही पास कर दिया। अब आप बताइए कि केस बना करके आप क्या करेंगे जब उस पर सजाएं नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत में ये शब्द इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जो अब मैं कहने जा रहा हूं वो इसी से रिलेटेड है। मित्रों, आप सबको पता चल गया कि नीतीश कुमार ने वापस पलटी मारा। आदरणीय प्रेम दीदी जी अपना आशीर्वाद कल भी बनाए थे। मैंने कहा था कि क्या क्या और क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार। पहला कि वो लालू प्रसाद के साथ मिल करके सरकार बनाए, दूसरा संन्यास ले लें या भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करके और जागोरों की तरह से सरकार बना दे। तो पहला विकल्प को ही नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया, ये मैं कल ही बता दिया था। इसका स्लॉट तैयार करने का एक हास्यास्पद सी स्टोरी बनाई गई थी। एक वरिष्ठतम IAS अफसर जो उत्तर प्रदेश कैडर का IAS अफसर थे, कैबिनेट मंत्री थे, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, उन पर 40 बीघा जमीन को अकूत संपत्ति अवैध तरीके से कमाने का इल्जाम लगा करके नोटिस दिया गया और RCP सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह ने उस खिंदक में, उस खीज में, या उनको इस बात की समझ हो गई थी कि पार्टी हमसे क्या चाहती है, हमको क्या बताना चाहती है, उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही त्याग पत्र दे दिया था। तब मैंने कल कहा था कि भाई आप एक IAS ऑफिसर जिसकी बेटी IPS अफसर है, 2.5 लाख रुपया एक नंबर में तनख्वाह आता है और IAS और IPS के घर में तनख्वाह बैंक से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खाना पीना, आना जाना, सारे पर्क्स सरकार की तरफ से ऑफिशियल मिलते हैं। मतलब वो घूस नहीं है, अवैध नहीं है। भारत सरकार के कानून में है कि जिलाधिकारी के घर जितने भी भोजन पानी लोग आएंगे, चाय पानी पिएंगे, वो सब का सब शासन के पैसे पर होगा। तो उसके खाने पीने, आने जाने तक का भी अगर खर्चा नहीं है तो क्या करेगा? 2.5-3 लाख रुपया तो बच ही रहा है। तो 2.5-3 लाख रुपया के बचत का 30-35 साल पुराना नौकरी करने वाला IAS अफसर ने 40 बीघा जमीन अगर ले लिया, जिस जमीन की कीमत 10, 20, 25 हजार रुपया बीघा है, वो बेईमानी है और उस पर उसको नोटिस दी जा सकती है और लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ सरकार बनाई जा सकती है। वो लालू प्रसाद यादव जो पटना के वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड के सिंगल कमरे में 10 लोग सोया करते थे। कैसे सोया करते थे ये लालू जी बताएंगे। अभी है, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उनसे पूछ लीजिएगा। अब उनके परिवार के पास कितना पैसा, इस बात की आकलन आपको इसी से लग जाएगी कि दुनिया की सबसे महंगी कार BMW, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री चलते हैं, राष्ट्रपति चलते हैं, दुनिया भर का राजनयिक चलते हैं, देश के धनसेठ चलते हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी जिस गाड़ी पर चलते हैं
उसी गाड़ी के काफिले के साथ लालू प्रसाद का बिगड़ैल बेटा पटना के सड़कों पर उधम मचाता रहता है। कभी साइकिल वाले को मार देता है तो कभी मोटरसाइकिल वाले को धक्का देता है। राजा का बेटा है, क्या करोगे, कोई सरकार उसके पास हो ना हो, सिस्टम तो उसके पास ही है। तो जिस आदमी के पास वेटरनरी अस्पताल में जमीन पर भी सोने का जगह नहीं था, उसके पास BMW का काफिला है और वो आदमी ईमानदार है, ये बात जनता दल यू के लोग ही बता सकते हैं। और मैं भी क्या करूं, क्योंकि भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा रहा नहीं तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को अब तक जेल भिजवा चुके होते। खैर, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालू प्रसाद ने क्या किया, भाजपा क्या करेगी, ये सब मैटर के लिए आज मैं नहीं आया, क्योंकि मेरा तो स्लोगन ही है कि नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा, और इस समाचार चैनलों पर वही चीज बताई, दिखाई या सुनाई जाती है जिसकी विश्लेषण और चैनलों पर नहीं आती है। हम उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करते हैं जो और समाचार चैनलों पर या तो आता नहीं या आने नहीं दिया जाता। तो मैं लालू जी क्या करेंगे, वो सब तो समाचार पर आप सवेरे से सुन रहे, बल्कि कल से सुन रहे हैं, 3-4 चैनल पर तो मैं भी था इस विषय पर। मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, ये किसी समाचार चैनल पर नहीं आया। सबसे पहले बिहार की जनता क्या करे वो कहने से पहले एक बात का मैं थैंक्स दूंगा। आपदा में अवसर ढूंढना नरेंद्र मोदी का काम है। जहां कोई आपदा आती है नरेंद्र मोदी उसमें बढ़िया अवसर ढूंढ लेते हैं। कोरोना जैसे महामारी में भी उन्होंने मनोरंजन का साधन ढूंढ लिया। कहा भाई घर में ताली बजाइए, थाली बजाइए, ड्रम बजाइए, आपका भी मन लगे और कोरोना बैरियर का भी हौसला बढ़े। मतलब आप खाली बैठकर, खाली घर शैतान का होता है, आप बैठ करके बीमारी से ज्यादा ग्रसित होंगे, बीमारी से कम मरेंगे, इस चिंता में ज्यादा मर जाएंगे कि कोरोना अब अगला अटैक कौन और किस पर करेगा। इसलिए आप कुछ करिए। तो उस नरेंद्र मोदी के पास करने के लिए बहुत है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में अगर आप ऊंची खेल खेलना चाहते हैं तो विपक्ष का राजनीति करिए, क्योंकि अगर आप सत्ता पक्ष का राजनीति है तो आपको जनता के साथ सीधे संवाद बनाने के मौके कम आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज मैं राकेश सिंह परमार भाजपा का प्राथमिक सदस्य हूं, तो मैं कैसे कहूंगा कि 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, नहीं कह सकता। मुझे 1000 रुपये का सिलेंडर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, 100 रुपये का पेट्रोल को एक कह के बताना पड़ेगा कि क्या करे, पेट्रोल महंगा इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस शासन काल में जो पेट्रोलियम बैंड का हजारों करोड़ रुपया अब भुगतना पड़ रहा है, तो पैसा कहां से आएगा, पेट्रोल का पैसा तो पेट्रोल से आएगा। तो इस वजह से हमको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं विरोध में रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना होकर तो मैं कांग्रेस का सदस्य रहूंगा, तो मैं कहूंगा कि देखिए जब 400 रुपये लीटर का 400 रुपये का सिलेंडर था तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई थी, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है तो कोई नहीं बोल रहा है। तो ये बातें जनता को सीधे रिलेट करेगी। वो जस्टिफाई वाला बात कितने लोगों को पता है कि कोई पेट्रोल बॉन्ड नाम की चीज भी होती है। कोई ऐसा कर्जा में लिया गया था जिसकी कर्जा की भरपाई करने की वजह से नरेंद्र मोदी परेशान है और उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी है कि पेट्रोलियम पदार्थ का दाम कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम करेंगे तो हम श्रीलंका और बांग्लादेश बन जाएंगे। लेकिन इतनी बातें किसी को समझ आती नहीं है, लोग समझने को तैयार नहीं। लेकिन अगर मैं बढ़ने की बात करूंगा तो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है बिहार में, वो तोड़ फोड़ और खरीद फरोख्त पर ध्यान नहीं देती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जनहित के मुद्दा उठाने में तो ध्यान देती है। संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, 2 सीट से 200 पार तक ले जाने वाली पार्टी है। जनता के बीच जाके जनता का नाम, जनता का काम, जनता का सम्मान स्वाभिमान बढ़ा करके अपना नाम बढ़ाई है। इस तरह का तो पार्टी की चरित्र रहा ही है, अटल अडवाणी से लेकर के अमित शाह और मोदी तक में। तो वही करे बिहार के वर्तमान सरकार, जो आज कल से फॉर्म हो जाएगी। और कल से जब फॉर्म हो जाएगी तो इस सरकार की बुराइयां, लालू नीतीश की घोटाले, और हमको अकेले मिलेगा तो क्या करेंगे कि राग अलापे और बिहार में घूमे। जैसे पहले कहा करते थे कि क्या करें, आप मुझे बहुमत दीजिए ना, राम मंदिर बना करके मैं दूंगा। पहली बार आपने दिया तो मुझ समझौते में आया, दूसरी बार दिया तो मुझे समर्थन के तरह मजबूर होना पड़ा। एक बार दे के देखिए, जनता कहेगी यार बात ठीक है, इसको एक बार समर्थन तो दो। जनता ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी और भाजपा ने शानदार मंदिर दिया। तो वो ये कह सकती है कि बिहार में आप हम पर भरोसा करके देखिए, आप लालू नीतीश को देख लेना 15-15 साल, एक बार भाजपा को आजमा करके देखिए बढ़िया परिणाम मिलेगा। तो उसको राजनीतिक रूप से बढ़िया काम करने का मौका मिलेगा और खुद को फैलाव करने का मौका मिलेगा।
लेकिन जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है पिछड़े अति पिछड़े का महानतम बनने का, उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार में सरवाइव करेंगे। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने दो बनाया था, वोट बैंक के लालच में एक उप मुख्यमंत्री तो ऐसी थी जो किचन से कमरे तक आने में उनको कुछ देर लगता था। मैं उनके अस्वस्थता का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उम्र किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो जाएगा। वो जिस उम्र में है वो तो चल भी ले रही है, पता ना मैं उस उम्र तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, और वहां पहुंचूंगा तो क्या मैं खुद भी उठ पाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, मुझे मालूम नहीं है। बुढ़ापा किसी के साथ आता है, और बुढ़ापा मजाक का पात्र नहीं है, दया का पात्र है, और उनको सेवा का पात्र है कि उनको सेवा किया जाए। तो सेवा की उम्र में उनको मुख्यमंत्री जैसी जवाबदेही जिम्मेवारी की सीट पर बैठाया गया सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक वोट बैंक है, पिछड़ी समाज से आती है। नरेंद्र मोदी जब तक पिछड़ा मोह छोड़ करके स्वर्ण समाज पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सर्वाइव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को अपने आशीर्वाद के लिए दोबारा सादर प्रणाम। आप अपना आशीर्वाद से नहीं बनाए रखें, क्योंकि देखिए मामला क्या है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी एमवाई कॉम्बिनेशन पर है, और नीतीश कुमार भी पिछड़े और अति पिछड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्वर्ण समाज का कौन करेगा? मैदान खाली है। एक बार आप राजपूत ब्राह्मण को भरोसा करके देखिए, किसी क्षत्रिय ब्राह्मण को मौका दीजिए। अश्विनी चौबे ब्राह्मण में है, राजकुमार सिंह राजपूत में है, राधा मोहन सिंह है, और दुबे जी हैं, मंगल पांडे हैं, कई लोग हैं। आपके यहाँ नेता ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप घूम फिर कर नित्यानंद राय के आगे आएंगे। तो जब पिछड़ी पर ही चुनना है तो फिर लालू और नीतीश पर क्यों नहीं लोग दाव लगाएंगे, तुम पर क्यों जाएंगे? ये विचार जरूर करना चाहिए। तीसरा, बिहार की जनता ये कर सकती है कि वो एक चीज जरूर जाने मित्रों, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता। विधानसभा और लोकसभा के बहुमत के समय में 2 और 2 4 होता है, क्योंकि वहां पर 245 सीटों में आधा जोड़ी जाती है कि 143 किसके पास, 123 किसके पास है। लेकिन जब आप राजनीति में मतदान पर बूथ में बटन दबाने का काम करेंगे, तो वहां पर 2 और 2 मिलकर के 4 नहीं होता। वहां पर कई बार 2 और 2 मिलकर के 0 हो जाता है, क्योंकि 2 इनको मिला 2 उनको मिला, तो काउंटिंग में 0 हो गया ना। मान लीजिए उम्मीदवार ए को 2 मिला, उम्मीदवार बी को 2 मिला, तो जीता कोई नहीं ना, क्योंकि दोनों अलग अलग मिले। तो वोट में जो है वो 2 और 2 4 नहीं होता। इस बात का उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती को यही लगा कि भाजपा को हराने का एकमात्र तरीका है कि हम दोनों लोग मिल जाए, दलित सम्राट का तगमा मेरे पास है और मुस्लिम पिछड़ा का सम्राट का तगमा तुम्हारे पास है, तो मुस्लिम, दलित, यादव और ये सब लोग मिल जाएंगे तो भाजपा रसातल में चली जाएगी, और दोनों लोग चुनाव मैदान में आए। स्थिति ये हुई कि पहले से ज्यादा बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इसके पहले हुआ था कि देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस और नौजवान मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को मुंह देखने के नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी 425 सीटों पर। स्थिति ये हुई कि उनके 2 नवयुवक मुंशी प्रेमचंद के हीरा मोती के तरह से घुंघरू बजाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, परिणाम कुछ नहीं निकला और योगी आदित्यनाथ को शपथ लेना पड़ा। इन्हीं दोनों लोगों के मेहरबानी कृपा से वही बिहार में भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि पिछड़ी अति पिछड़ी एमवाई कमीशन से हम जीत जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतिहास इस तरह का कभी उदाहरण दिया नहीं। अब आते हैं जनता क्या करे, क्योंकि मेरा हेडलाइन ये है कि पलटू राम के पलटने पर जनता क्या करे। मित्रों, बिहार की जनता के विवेक पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आपके विवेक पर प्रश्न लगाने को पहले। लेकिन चिंता का विषय तो ये है कि 1990 के दशक से जनता दल यू का मतलब जनता दल का उभार हुआ। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की कृपा से। उस वक्त नीतीश कुमार और वगैरह लोग को केंद्र में मंत्री बनाया गया बैलेंस करने के लिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी इन पर भरोसा किया और बोले कि इनको बिहार भेजो, बिहार की राजनीतिक भविष्य इसमें मैं देखना चाहता हूं और इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि लालू बेलगाम हो रहे हैं, चरवाहा विश्वविद्यालय और अनाप शनाप काम कर रहे हैं, गुंडई चरम पर है
और इस तरह से एक सौम्य शालीन और शानदार लड़के की जरूरत है, और वो मैं नीतीश कुमार में देख रहा हूँ। नीतीश